नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। दोस्तों आज अगेन मेरे साथ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट मनीष जी हैं और यहाँ आने से पहले हम बहुत ही वाद विवाद कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, जिसमें एक टॉपिक बहुत लोगों का कमेंट्स भी आता है उसमें कि जो 1.5 TSI है, 2.0 गाड़ियों में भी आता है, वर्टस में आता है, स्लाविया में आता है, कुशाक और टाइगुन में आता है। इसमें एक टेक्नोलॉजी है एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी, जिसमें 2 सिलेंडर्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्ग टर्म में अनरिलायबल हो सकती है, कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं। तो इसमें एक्चुअल में वॉक्सवैगन की मंशा ये है कि आपको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिले जब आप हाईवेज पे होते हो, या इवन लो आरपीएम्स पे भी मैंने देखा है कि कई बार सिटी में भी ACT एक्टिवेट हो जाता है। मेरे पास जो T-Roc है मैंने उसमें नोटिस किया है ये चीज़। मेरे साथ मुझे लगता है कि मनीष जी अगर इस चीज़ पे चर्चा करेंगे, ही इज़ द राइट मैन, बिकॉज इन्होंने इस चीज़ की स्टडी की हुई है, इनको मालूम रहता है कि हर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, बहुत पढ़ते हैं ये, इनके सोर्सेज भी जो हैं वो बहुत ही पुख्ता रहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मनीष जी मुझे आप बताइए कि ACT पहली चीज़ तो है क्या जी, और लॉन्ग टर्म में जो रिलायबिलिटी के इश्यूज लोग कह रहे हैं, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी ब्रांड अगर कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहा है 7 साल की वारंटी के साथ, तो 1.50 लाख वारंटी के साथ, तो उस चीज़ पे मुझे लगता है डिबेट होनी नहीं चाहिए। बट स्टिल आई थिंक यू आर द राइट मैन टू डिस्कस अबाउट दिस, सो ऑल योर्स। नमस्कार सुंदर जी, आपके सभी व्यूवर को। मैं जैसे हमने कमेंट्स में भी देखा था, तो जब हमने TSI की भी बात की थी 1.0 और 1.5 TSI की जो हमने वीडियो डाली थी जी, उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट थे रिगार्डिंग 1.5 जो TSI EVO इंजन है, उसमें जो ACT एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी का जो उसमें फोक्सवैगन दे रहा है, स्कोडा में भी आ रही है। तो कई लोगों ने सवाल किया था कि उसकी रिलायबिलिटी या वर्किंग में लॉन्ग टर्म उसकी रिलायबिलिटी कैसी रहेगी, और कुछ लोगों ने कुछ टर्म्स यूज़ किए थे कि कार्बन डिपॉजिट या कुछ समथिंग ऐसे। तो मैं उसी पर आना चाहता हूँ। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली काम कैसे करती है, उसमें है क्या ना। दोस्तों ऐसा है कि जैसे हमें पता है कि 1.5 जो है टर्बो इंजन जो इनका है TSI, उसमें एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी में ये होता था कि जब इंजन ECU सेंस करता था आपके थ्रॉटल बॉडी से या गाड़ी की स्पीड के हिसाब से या गियर रेशो के हिसाब से, उसको लगता था कि अभी 2 सिलेंडर से काम चल सकता है, तो वो 2 सिलेंडर को कट ऑफ कर देता था। अब इसमें हमें ये पहले तो समझना बताना पड़ेगा कि ये काम कैसे करती है टेक्नोलॉजी। अब अगर मानिए कि 4 सिलेंडर अगर 1500 cc बना रहे हैं, तो इसके पीछे मैन्युफैक्चरर का मकसद ये था कि अगर सेम चीज़ 750, ऑब्वियसली अगर देखा जाए 2 सिलेंडर कट गए तो इंजन बन गया आपका 750 cc। मतलब अगर उतनी ही स्पीड पर अगर कम पावर से काम चल सकता है, और अगर 2 सिलेंडर बंद करके 2 सिलेंडर जितना फ्यूल अगर बचाया जा सकता है, तो ऐसा उसमें हर्ज गया है। क्योंकि अगर ऑब्वियसली अगर 2 सिलेंडर एक्टिवेटेड रहेंगे, चलेंगे, काम करेंगे, उनमें कंबशन होगा, तो फ्यूल भी जलेगा। बिल्कुल। तो इसलिए ACT टेक्नोलॉजी आई थी। अब ACT में था कुछ ज़्यादा नहीं कि 2 सिलेंडर बंद कर दिए जाते थे, तो अलग अलग सेंसर्स की रीडिंग के हिसाब से स्पीड थी, और ड्राइव शाफ्ट पर लोड कितना है, इंजन लग हो रहा है कि नहीं हो रहा, और टर्बो का बूस्ट कितना है, क्योंकि टर्बो के जो बूस्ट सेंसर है वहाँ से पता चल जाता था कि एक्सीलेटर पैडल की पोजीशन क्या है, उस हिसाब से वो अपने आप को बंद कर देता था। उसमें उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा सुंदरदीप जी, क्योंकि हमें पता है कि जो टर्बो इंजन है उसमें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है सारा। बिल्कुल। और जो इसका जो हाई प्रेशर सिस्टम है, जो कॉमन रेल है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली है। तो उसमें जो इंजेक्टर्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ही, ECU ही उनको कंट्रोल करता है। तो ACT में जो करने का काम कैसे करती थी कि जो आपका सिलेंडर का हेड है, जो अब हमें पता होगा कि सिलेंडर 3 पार्ट्स में रहता है। एक सबसे नीचे रहता है क्रैंकशाफ्ट रहती है, उसके ऊपर आपका कंबस्शन चैम्बर रहता है, जिसमें कि आपकी कंबस्शन चैम्बर और उसके बीच में कनेक्टिंग रॉड्स रहती हैं। फिर कंबस्शन चैम्बर के अंदर आपका सिलेंडर और पिस्टन आ जाता है, और सबसे ऊपर हेड रहता है। हेड में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वाल्व्स होते हैं, और ऊपर से टिपेट कवर से इंजेक्टर अंदर घुसते हैं। तो उनका वाल्व का काम ये रहता है कि रॉकर्स होते हैं जो कि इनलेट और आउटलेट वाल्व्स को कंट्रोल करते हैं। इंजेक्टर भी ऊपर से घुसता है टिपेट कवर से, और हेड से होते हुए सीधे कंबस्शन चैम्बर में उसकी निडल जाती है, नोजल जाती है। सुंदरदीप जी, वाल्व्स आपको पता है कि जब एक स्ट्रोक काम करता है या इंजन जब चलता है, तो साइंस कुछ नहीं है, इनलेट वाल्व से एयर अंदर आती है कंबस्शन चैम्बर में, और फिर इनलेट वाल्व बंद हो जाता है, आउटलेट वाल्व बंद ही रहता है। तो जब वो ब्लास्ट होता है तो पुश होता है, तो उस टाइम पर जब पिस्टन वापस आ रहा होता है, तो उस टाइम पर आउटलेट वाला वाल्व खुलता है, और इस हिसाब से वो साइकिल एक चलता है, क्लोज साइकिल एक काम करता है। 4 स्ट्रोक्स हो गए। हाँ, स्ट्रोक्स हो गए।
तो ACT टेक्नोलॉजी में फोक्सवैगन ने क्या किया कि जो हेड के ऊपर जो आपकी कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट के ऊपर जो हाइड्रोलिक लिफ्टर जिसको हम रॉकर्स बोलते हैं उसके ऊपर काम करते हैं, जो कि कैम शाफ्ट के ऊपर जो रॉकर हैं वो जो वाल्व को खोलते हैं और बंद करते हैं, वहाँ पर उन्होंने 2 सिलेंडर्स के ऊपर एक्चुएटर्स लगा दिए जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हैं ECU से। ओके। अब ACT टेक्नोलॉजी में 2 चीज़ों के ऊपर ही कंट्रोल करवाया जाता है, एक है वो रॉकर्स को और एक होगी आपकी इंजेक्टर की फ्यूल सप्लाई को, इंजेक्टर को बंद करना, या फिर ऑन होंगे या ऑफ होंगे। अब जो ऊपर सेंसर एक्चुएटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकल एक्चुएटर लगा हुआ है, उसका काम कुछ नहीं होता था, वो उसके जो एक्चुएटर है वो आगे पीछे काम करता है। वो क्या करता था कि वाल्व को बंद कर देता था, तो उससे क्या होता था कि कंबशन प्रेशर बनेगा नहीं, और उधर से फ्री कर दिया, इनलेट वाल्व भी खोल दिया, आउटलेट भी खोल दिया, दोनों खुल गए। अच्छा। जब ACT ऑन होगा, हाँ जब ACT ऑन होगा उस टाइम पर इनलेट वाल्व भी खुला रहेगा और आउटलेट भी खुला रहेगा, क्योंकि पिस्टन तो मूव कर ही रहा है। ACT में पिस्टन ऊपर नीचे होगा, क्योंकि पिस्टन जो है वो कनेक्टेड है आपके क्रैंकशाफ्ट से, तो पिस्टन नहीं रुकेगा। हाँ जी। अब अगर पिस्टन अगर चल रहा है अपनी पोजीशन पर, अगर सिलेंडर डीएक्टिवेटेड है तो आप कोई भी वाल्व को बंद नहीं कर सकते। हाँ जी। ना आप इनलेट को कर सकते हो ना आप आउटलेट को कर सकते हो, इसलिए वो दोनों वाल्व को खोल देता है। हाँ, कंबशन ही नहीं होगी, कंबशन नहीं, मतलब कि उससे खोल दिया और ऊपर से फ्यूल सप्लाई को कट ऑफ कर दिया, इंजेक्टर्स भी काम, मतलब फ्यूल भी नहीं आएगा और अंदर का कंबशन के लिए कंप्रेशन भी नहीं बनेगा। हाँ। क्योंकि जो इनलेट और आउटलेट वाल्व के खुलने की जो आपस में एक परफेक्ट हार्मनी है, उसको उन्होंने वो किल कर दिया, उसको खोल दिया, मतलब आप एक तरह से सिलेंडर को खोल दिया उन्होंने। मैं आपको इंटरप्ट कर सकता हूँ? जी जी। इसीलिए मैं सोच भी रहा था कि जब ये इतना टेक्निकली मुझे नहीं मालूम था, बाद में मुझे पता चला था कि सिलेंडर्स भी चलते रहते हैं, क्योंकि मैं यही सोचता रहता था कि फिर अगर गाड़ी 2 सिलेंडर्स अगर चल रहे हैं तो गाड़ी की आवाज़ तो नोट तो इंजन नोट तो वैसा लगता नहीं है, क्योंकि 2 सिलेंडर इंजन उसमें मैंने देखा सिलेरियो में आ चुका है, या इवन टाटा एस वगैरह में या और गाड़ियों में 2, तो मुझे था कि इंजन का नोट चेंज नहीं होता। नोट इसलिए द पॉइंट इज कि सिलेंडर जो है वो इंजन का बैलेंस नहीं बिगड़ेगा उससे। जो आप बताना, इंजन का बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, उससे ये होगा कि बस आपके 2 सिलेंडर में फ्यूल सप्लाई बंद होगी, फ्री कर दिया, सिलेंडर को फ्री हो गया, बट 2 सिलेंडर्स फिर भी उसमें फ्यूल भी जा रहा है, उसमें कंप्रेशन बन रहा है, वो काम भी कर रहे हैं। इंजन आपका नेचुरली बैलेंस्ड ही रहेगा, तो इंजन के नोट में और नॉइस में कोई फर्क नहीं रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप सामने से नहीं देखोगे कि 2 सिलेंडर मोड एक्टिवेटेड, आपको पता ही नहीं चलता रियल ड्राइव में। एब्सोल्युटली। अब सुंदरदीप जी, अब मूवमेंट भी हो रही है उसमें, तो अब उसमें रिलायबिलिटी का जो इशू था, रिलायबिलिटी में क्योंकि इसमें मैकेनिकली कुछ भी फर्क नहीं है, जो मैकेनिकली कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, पहली बात, मतलब उसमें उनको एक्स्ट्रा कुछ कंपोनेंट लगाना नहीं पड़ा, एक बहुत छोटे छोटे इतने एक्चुएटर्स लगे हुए हैं ऊपर, आपको उसको जो कंट्रोल हेड के ऊपर केम शाफ्ट के ऊपर लगे हुए हैं, वही उनके जो है वो टू एंड फ्रो मतलब ऐसे काम करते हैं उसको, तो वो उसको दबा देते हैं लिफ्टर्स को, तो वो खोल देता है, इनलेट वाल्व भी खोल देता है, आउटलेट वाल्व भी खोल देता है। और जिस टाइम पर वो एक्चुएटर काम करके सिलेंडर को फ्री कर देता है, उसी टाइम पर ECU उन इंजेक्टर्स को भी बंद कर देता है, उनका करंट भी बंद कर देता है ताकि फ्यूल भी ना जाए। अब इसमें रिलायबिलिटी का इसलिए इशू नहीं है क्योंकि वो एक छोटे से एक्चुएटर्स हैं, उनकी कॉस्ट भी मेरे ख्याल से 11 मैंने पार्ट नंबर निकाला था उनका, 11,500 रुपये कॉस्ट है उनकी। अच्छा। पहले बात है वो ख़राब होने का इसलिए नहीं, क्योंकि वो एक तरह से इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्चुएटर्स हैं, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिकल नहीं है, हाइड्रोलिक नहीं मैकेनिकल है, क्योंकि जहाँ पर फ्लूइड्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर फेल होने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल ही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली जो सोलोनॉइड वाल्व लगा हुआ है वही उसको पुश एंड पुल करता है, मैग्नेट है अंदर छोटा सा, तो वो मैग्नेट होता है, सॉफ्ट मैग्नेट ही है वो, तो वो परमानेंट मैग्नेट ही होता है एक तरह से, तो वही है सोलोनॉइड वाल्व उसमें लगा हुआ, तो वही उसको पुश करता है, मतलब कि वो दे आर लाइक बिल्ड फॉर एजेस की, इट कैन लास्ट इनफाइनाइट टाइम्स, तो उसकी कोई लाइफ नहीं है और वियर एंड टीयर भी नहीं है उसमें। उसका काम बस ये है कि हाइड्रोलिक लिफ्टर से आगे पीछे उसको हटाकर, बस तो जो उसमें रॉकर लगा हुआ है रॉकर को फ्री कर देना, इनलेट वाल्व भी खुल गया, आउटलेट भी खुल गया, तो वो बहुत ही फ्लिक सेकंड में वो एक्चुएशन होती है। मतलब कि आपको जब देखा होगा आपने टी-रॉक में, जब 2 सिलेंडर मोड एक्टिवेट होता है तब भी पता नहीं चलता, जब उठता तब भी पता नहीं चलता, बस बहुत फ्लिक सेकंड मूवमेंट होती है, बस हट गया। ये है कि जब वो एक्टिवेट होता है या डीएक्टिवेट होता है उस टाइम पर ECU आपके इंजेक्टर को भी ट्रिगर करेगा कि फ्यूल छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, तो ये बहुत सीमलेस ऑपरेशन है। अब कुछ सब्सक्राइबर्स का एक आया था कि कार्बन डिपॉजिट, दोस्तों इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, कार्बन डिपॉजिट पे भी डिस्कस करते हैं। एज अ लेमैन अगर मैं सोचूं तो इसका मतलब ये है कि जब 2 सिलेंडर मोड एक्टिवेटेड है तो उसमें डबल एवरेज मिल रही है मुझे फ्यूल एफिशिएंसी में।
उसमें मैं सुनते ही बताता हूँ। अब ऐसा होता है, आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक जो स्ट्रोक होता है ना इंजेक्शन साइकिल में, उसमें एक फ्यूल क्वांटिटी की डिलीवरी होती है एक स्ट्रोक पर। टिपिकली वो होती है 350 टू 400 मिलीग्राम पर स्ट्रोक। अच्छा। अब आप ये देखिए, अब मान के चलिए अगर एक स्ट्रोक में मतलब एक रोटेशन में अगर चारों पिस्टन अगर ब्लास्ट ट्रिगर करते हैं, मतलब ऊपर से इंजेक्शन होती है, तो अगर आप 350 मिलीग्राम एक स्ट्रोक में अगर एक इंजेक्टर ने फ्यूल छोड़ा, विच इज इक्वल टू अराउंड 1.5 मिलीग्राम, हाँ जी, अगर उसको हम हाफ कर दें तो आपकी फ्यूल की जो क्वांटिटी और डिलीवरी है वो तो आधी रह गई। वही। अब इंजन के आरपीएम तो उतने ही हैं। अगर मान के चलिए कि 80 पर क्रूज कर रही है गाड़ी और आपके डीएसजी के साथ में आ रहा है, डीएसजी में मुझे लगता है मुश्किल से 1500 आरपीएम इतने पे इंजन को क्रूज कर रहा होता है। 1500 पे। अब 1500 आरपीएम पर इंजन ने सेंस कर लिया बेस्ड ऑन द बूस्ट प्रेशर ऑफ टर्बो और एक्सेलरेटर पैडल की कितना लाइट फुटेड है ड्राइवर, वो सेंस कर लेगा कि अब पावर की ज़रूरत नहीं है, वो 2 इंजेक्टर्स को बंद कर देगा और 2 सिलेंडर्स को उसके वाल्व को भी फ्री कर देगा। उस टाइम पर ऑब्वियसली बात है कि अगर जो आपकी एवरेज की आपने फ्यूल इकोनॉमी की बात बताई है, कहाँ चारों में स्प्रे हो रहा था फ्यूल, तो वो रह गया अब 2 में आधा। तो आपके फ्यूल डिलीवरी तो आधी होगी। कहने का मतलब सुंदर जी, एक लेमन टर्म में बताऊं, 2 सिलेंडर मोड का इतना सा फर्क है। अगर 1500 सीसी इंजन है तो वो इस आपका टेक्निकली 750 सीसी इंजन बन गया। समझिए आप? जी बिल्कुल। मतलब अगर उसको जरूरत ही नहीं है 1500 सीसी के बूस्ट की, तो वो अपने आप को हाफ करके 750 सीसी को बना लेगा। और कार्बन डिपॉजिट पे आप कह रहे थे कि इसका ये भी कुछ कमेंट्स आए हैं। कुछ कमेंट्स मैंने देखा था कि लोग कह रहे थे कार्बन डिपॉजिट की दिक्कत तो नहीं होगी। कार्बन डिपॉजिट की दिक्कत तब होती अगर वाल्व भी खुले रहते, पिस्टन चल रहा होता, इंजेक्टर्स अपने फ्यूल डिलीवरी देते रहते, स्प्रे करते रहते। बट यहाँ पर कार्बन बनेगा फ्यूल से, वो आ ही नहीं रहा, वो तो आ ही नहीं रहा। अब फ्यूलिंग स्प्रे हो रहा है तो इट्स लाइक अ ड्राई, ये ड्राई है बस। जो हाँ ये है कि जो पिस्टन ऊपर नीचे चल रहा है तो उसकी जो लुब्रिकेशन पिस्टन रिंग के साथ में वो है नीचे से, मतलब कि जो नीचे से इसका जेट है आपके स्लीव के नीचे लगा रहता है, वो लुब्रिकेशन उसकी होगी क्योंकि अब मूवमेंट में है पिस्टन, तो वो रहेगा। बट कार्बन डिपॉजिट नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डिपॉजिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि कार्बन डिपॉजिट वाल्व्स ज़्यादा स्टिकी होते हैं। लोगों ने एक वाल्व टर्म भी डाला कि वाल्व में कार्बन डिपॉजिट, वो जब फ्यूल ही नहीं आ रहा उसमें, फ्यूल भी बंद कर दिया गया इसमें, मतलब कि उनको ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें सिर्फ आपका एक्चुएटर वाल्व्स को नहीं ओपन क्लोज करके बैठा हुआ, जहाँ सिलेंडर वहां से नहीं बंद है, फ्यूल डिलीवरी भी बंद है, साथ में इंजेक्टर्स भी बंद अपने आप को बंद कर देता है। तो फ्यूल डिलीवरी नहीं है, फ्यूल डिलीवरी नहीं है तो कार्बन का आपका सोर्स भी नहीं है। मेरा एक लेमैन के तरीके से क्वेश्चन है, आई होप कि ये क्वेश्चन स्टूपिड ना लगे। फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल नहीं आ रहा और तब भी पिस्टन ऐसे 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 अपना मूव कर रहा है। बेसिकली वो स्ट्रोक्स जो उसके होते हैं वो नहीं अकेला घूम रहा है ऐसे अंदर सिलेंडर के अंदर पिस्टन, क्योंकि वो क्रैंकशाफ्ट में जॉइंट है ना, वो ऑब्वियसली चारों होंगे, तो अकेला चलना उसमें तो कोई नुकसान नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। देखिए कोई उसको मतलब कोई कंबशन नहीं हो रही, कुछ नहीं, वो एक्चुअली फ्री मूवमेंट है। प्रॉब्लम तब होती, अगर मैं आपको वही बता रहा हूँ, प्रॉब्लम नॉकिंग कब होती है या डिसबैलेंस कब होता है, जब इवन नंबर ऑफ सिलेंडर में से ऑड नंबर ऑफ सिलेंडर बंद हो जाए या ऑड नंबर ऑफ सिलेंडर चले। जब इंजन की मिस फायरिंग की दिक्कत होती है तो उस टाइम पर क्या होता है कि 4 सिलेंडर में से एक आधा सिलेंडर बंद होता है। कभी भी जब इवन नंबर ऑफ सिलेंडर में इवन नंबर ऑफ सिलेंडर बंद होंगे तो वो वाइब्रेशन वगैरह वो क्रिएट नहीं करेगा कभी भी। वाइब्रेशन से ज़्यादा मेरा है कि अकेला अगर चल रहा है तो आप कह रहे हैं कि उसमें इनफ लुब्रिकेशन है कि वो अपना फ्री चल सकता है। क्योंकि मैं बताता हूँ ना, लुब्रिकेशन ऐसे रहेगी क्योंकि लुब्रिकेशन का सोर्स है इंजन के नीचे से, जो इंजन का ब्लॉक रहता है नीचे सम्प है ना, वहाँ पर लगा हुआ इसका ऑयल पंप। ऑयल पंप ड्रिवन होता है इंजन की शाफ्ट से, तो ऑयल प्रेशर अपनी फ्यूल डिलीवरी अपनी हेड में भी, रॉकर्स में भी और आपके पिस्टन में भी नीचे से जेट के थ्रू वो अपनी वो करता रहेगा, क्योंकि अगर पिस्टन मूवमेंट में है तो उसको फिर लुब्रिकेशन भी चाहिए। ऑलराइट, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपने, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे एनफ हमने चर्चा कर ली है। मतलब कि मेरा व्यूवर्स को यही कहने की ज़रूरत है कि ACT के हिसाब से रिलायबिलिटी पर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल्स इन्वॉल्व नहीं है। एल्गोरिथम ऑब्वियसली काम कर रहा है उसमें जी, तो उसमें भी जो प्रोग्रामिंग है वो भी सिर्फ एक्सीलेटर पैडल, टर्बो बूस्ट सेंसर, स्पीड और ये चीज़ें के हिसाब से ही है। जब इंजन को लगेगा कि 1500 सीसी की नई ज़रूरत है, 2 सिलेंडर पे काम कर सकता है, वो उस पर स्विच हो जाएगा, तो बेस्ड ऑन वो अपनी फ्यूल डिलीवरी भी काट देगा और वाल्व भी खोल देगा।
तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है, मुझे नहीं लगता किसी ने यूट्यूब पे इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा ACT टेक्नोलॉजी को। तो यही देखिए मनीष जी की खासियत है कि कोई भी टॉपिक जो होता है उसकी तह तक जाते हैं और आपको पुख्ता जानकारी दी जाती है। और आपने देखा होगा कि पिछली कुछ वीडियोज़ में मैंने एक कंसल्टेशन का भी लिंक शेयर किया है वॉल क्लब पे। वो मेरे ही कहने पे मनीष जी को मैंने फोर्स किया कि ऐसा कुछ जो है, क्योंकि मेरे 80 से ऊपर कमेंट्स जो होते हैं कई बार इंस्टाग्राम पे मैं रीड नहीं कर पाता, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मेल्स भी आती हैं जिसको कईयों को मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, कईयों को नहीं कर पाता। उनके दो कारण है, एक तो कई बार मैं व्यस्त होता हूँ अपने काम में, दूसरा कई बार मुझे लगता है कि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू रिप्लाई। अगर किसी का देखिए 25, 30, 35, 40 लाख का बजट है, समटाइम आई फील लाइक आई एम नॉट द राइट पर्सन, बिकॉज मैंने सारी रिसर्च XUV पे, हाई क्रॉस पे या और गाड़ियों पे नहीं की गई। तो कंसल्टेशन का मैंने इसलिए दिया बिकॉज समवेयर आई बिलीव कि यार जहाँ पे मेरी रीच ख़त्म होती है वहाँ से आई फील कि मनीष जी जो हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं, नॉट ओनली इन बाइंग न्यू कार्स बट सेकेंड हैंड कार्स। इफ़ यू वांट गो फॉर PPF, सेरामिक्स कोटिंग, इसमें जो भी होता है, इसमें इवन ट्यूनिंग अगर आपने करवानी है या आपने रीमैपिंग हो गई, एक्सेसरीज हो गई कि क्या डलवाना चाहिए नहीं डलवाना चाहिए। मेरे जैसा बंदा क्या आपको बोलेगा कि 6 एयर बैग्स हैं आप सीट कवर ना डलवाओ, बट इससे भी ज़्यादा देखिए बहुत कुछ होता है, राइट। तो फॉर एवरी डैम क्वेश्चन यू कैन आस्क मनीष जी, और कंसल्टेशन जो पेज है वहाँ पे आप जा सकते हैं। मैंने इनका फ़ोन नंबर भी नीचे दिया हुआ है, ईमेल ID भी दी हुई है। तो समवेयर आई फील कि यार मैंने इनको समझाया कि देखिए आपको कुछ समय आपके काम में से निकालना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन को हमें एक कमरे में नहीं रखना। तो मैं इसको वीडियो को कंक्लूड करना चाहता हूँ। मैं ये जो पार्ट मनीष जी ने बोला है इसको लैंडिंग पेज जो हमने बनाया कंसल्टेशन वाला, वहाँ पे डेडिकेटेड डाल भी दूंगा, सो दैट एवरीबॉडी कैन लिसन के क्या सर्विसेज हैं आपकी और क्या हमारी इंटेंशन है। अगेन आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने इस पर विचार करके इसको माना। आपने जैसे कंसल्टेशन की बात की नई गाड़ी की ना, नई गाड़ी में मुझे लगता है कि कोई चीज़ थोपनी नहीं चाहिए। नहीं, इसको हम चर्चा उसमें करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आप मेरी वेबसाइट जो है wallclub.com उसको विजिट कीजिए। गाड़ियाँ आप रिव्यू कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, गाड़ियाँ आप सेल करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट के लिए, और आई होप के 30,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आप जल्दी कर दोगे। तो अगेन आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आई विल पुट द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। मनीष जी के साथ नेक्स्ट टॉपिक मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो विल कम टू दैट। थैंक्स गाइस।